Hello everyone, my name is Manjul Mishra, currently pursuing mechanical engineering in NIT Patna. I am going to teach you mechanical properties of solids. So, our topic is mechanical properties of solid. As we all of studied in earlier chapters like rotation, Newton's first law of motion, or any in projectile motion, we take solid as a rigid body. We consider solid as a rigid body. What is mean? It means rigid body. The while we applying a force, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर जो इसके इंटरमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस नहीं चेंज होता है। तो हम लोग अभी तक क्या कंसीडर करते आए थे कि कोई सॉलिड है, इनके बीच मान लेते हैं ये जो दो इंटरमॉलिक्यूल्स हैं, अगर इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, वो नहीं चेंज हो रहा था अब तक हम जो पढ़ते आ रहे थे। बट ऐसा कब होता है? ऐसा तो आइडियल केस में होता है। इट इज ओनली पॉसिबल इन आइडियल केस, बट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ इफ वी सा आयरन रॉड, एक आयरन रॉड लेते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होगा, इलॉन्गेट हो जाता है। उसको अगर ट्विस्ट करें तो वो ट्विस्ट भी हो जाता है, और उसको अगर बेंड करें तो बेंड भी हो जाता है। ठीक, तो प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, रियल लाइफ में क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। रियल लाइफ में अगर हम देखें तो रियल लाइफ में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई रॉड है, अगर इस पे फोर्स लगाएं, फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये डिफॉर्म हो जाता है। जैसे ब्रिज का टूट जाना, जैसे ब्रिज का बेंड हो जाना, या आपने देखा होगा, अपने घरों में ऑब्जर्व किया होगा कि जब लोड बढ़ जाता है तो अपने जो बीम्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं। तो रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में जो सॉलिड्स होते हैं उनका भी डिफॉर्मेशन होता है, उनका भी क्या होता है, डिफॉर्मेशन। तो हमने देखा कि जब हम किसी रॉड पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें चेंजेस होंगे, उनके इंटरमॉलिक्यूल के बीच में चेंजेस हो जाता है। तो अच्छा, सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो अपनी जो पोजीशन होती है, शेप और साइज को रिगेन करने की उसकी एक अपनी टेंडेंसी होती है। सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है, सॉलिड्स की क्या टेंडेंसी होती है, सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप और साइज को रिगेन कर ले। शेप और साइज को रिगेन कर ले, इसकी टेंडेंसी होती है सॉलिड्स की। और इस प्रॉपर्टी को हम सॉलिड के क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। डी कॉल्ड इज एज इलास्टिसिटी। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, मतलब सॉलिड ये कहाँ से आता है, मतलब कैसे कोई सॉलिड इलास्टिसिटी क्यों होती है। एक्चुअल में वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई इलास्टिसिटी इन एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, इन एनी बॉडी, इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इलास्टिसिटी क्यों होती है। तो अगर हम देखें तो ये हम कोई सॉलिड बॉडी को मतलब ऐसे बनाते हैं, ये कोई अपनी सॉलिड बॉडी है, और ये जो स्प्रिंग के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंटर न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। ये इंटर मॉलिक्यूल्स है किसी सॉलिड के, और उनके बीच ये अपना कोई सॉलिड बॉडी है। अब ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को हम मान लेते हैं कि इंटर न्यूक्लियर फोर्स है। तो अगर हम जब इस पे कोई फोर्स, अब इस फोर्स को हम सबसे पहले नाम दे देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, तो अगर हम किसी सॉलिड बॉडी पर अगर ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग जानते भी होंगे कि कोई स्प्रिंग है, अगर इस पर कोई फोर्स F लगाएं या इसका वेट अप्लाई होगा mg, इसको जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से अपनी शेप को रिगेन कर लेता है, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो ये स्प्रिंग की अपनी प्रॉपर्टी है कि क्या करता है, ये अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर लेता है। तो सेम तरीके से अगर इस पे इसको मान लीजिए हम कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसे करके कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस
डिक्रीज होने लगेगा, लेकिन डिस्टेंस डिक्रीज होने लगेगा और ये क्या कर देगा, इसको फिर से स्टेबल होने के लिए इसको मतलब अपने रियल पोजीशन पे जाएगा, तब जाके ये स्टेबल होगा। ऐसे ही अगर इसको हम खींचते हैं तो इसकी एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अगर इसको डिफॉर्म मतलब कंप्रेस करते हैं तो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और इसको अगर स्ट्रेच करते हैं तो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है वो हमेशा स्टेबल कंडीशन में रहना प्रेफर करती है। तो एक हम लोग का एक डायग्राम होता है, डायग्राम मैं पहले बताता हूँ आपको। डायग्राम ये है पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस। ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है और ये अपनी ये दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस r, इसको r कंसीडर करते हैं। तो ये इसका जो ऐसे ये अपना डायग्राम होता है, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये r जो है ये क्या है, दो एटम और मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस होती है r, ठीक। तो अब देखो कोई भी बॉडी या कोई भी मॉलिक्यूल कहाँ पे रहना चाहेगा, अपने एकदम जहाँ पे सबसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है तो वहाँ पे रहना प्रेफर करता है। तो इसमें सबसे जगह मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट होगा ये अपना r होगा। r मतलब क्या, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, मतलब एक्चुअल कंडीशन में या r0 बोल दो तो मान लेते हैं r0 डिस्टेंस है, ठीक। r0 तो दो एटम्स और मॉलिक्यूल कहाँ रहना प्रेफर करते हैं, r0 डिस्टेंस पर, जहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। अब देखो अगर इसको हम कंप्रेस करना चाहें, अगर कंप्रेस करेंगे इसको तो क्या होगा, कंप्रेस करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। मतलब दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पहले यहाँ की, अब पोटेंशियल एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग आ गई। तो देखो यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही, बढ़ने लगी। ये निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगा। अच्छा अगर इसको हम खींचते हैं, मतलब r0 की वैल्यू r0 से बड़ा करते हैं, तो r0 से बड़ा करेंगे मतलब और ज़्यादा इधर खींचेंगे, इधर साइड खींचेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, अगर मान लीजिए r0 से डिस्टेंस बढ़ा के r कर दिया, यहाँ तक कर दिया, r कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी। तो देखो यहाँ ये मिनिमम था, ये भी बढ़ने लगा, यहाँ पे पहुँच गया, तो भी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगी। तो हम क्या करें, मतलब दो मॉलिक्यूल कहाँ रहना प्रेफर करते हैं अपने आप को, हमेशा स्टेबल पोजीशन पर। स्टेबल पोजीशन कहाँ होती है, जहाँ पे उनके बीच का क्या होता है, एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उनकी, वो जहाँ पे मिनिमम होगी, ये मॉलिक्यूल्स वहीं रहना प्रेफर करते हैं। तो इसको अगर हम खींचे तो इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट आया, कुल मिलाकर मेरा ये कहने का मतलब था कि इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट आया, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यहाँ से आया। जो मतलब दो एटम वहाँ रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पे वो स्टेबल रहते हैं। अगर इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जैसे ही हम वो फोर्स हटाते हैं, तो जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। या इसको कंप्रेस करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, जब इसको कंप्रेस करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो ये मतलब इसकी तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जैसे ही उस कंप्रेसिव फोर्स को हटाएंगे तो क्या होगा कि वो अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। In any situation, if we apply a longitudinal force or we apply a compressive force, in both situation potential energy of the body increase. Remove that force, then what, the body try to come in that stable position. And in this concept, this all concept is elasticity. So why? So we get the what is the concept behind the elasticity. When the internuclear forces are responsible for elasticity. Okay, so let's see a example. What, rubber and steel. अगर स्टील को हम लें और उसको मोड़ दें, ठीक, तो क्या होगा, मुड़ गया, वो अपनी शेप को क्या कर रहा है, नहीं रिगेन कर पा रहा है। और रबड़ को देखें तो रबड़ को अगर
खींचे फिर छोड़ देते हो तो फिर आ जाता है। और क्या करते हैं, स्टील को अगर देखो बेंड कर देते हैं, कोई पतली स्केल देखा होगा आपने, स्टील का मतलब स्टील की एक स्केल आती है, तो उसको अगर बेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपनी मतलब अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, अपनी ओरिजिनल शेप को नहीं रिगेन कर पा रहा। तो क्या हम ये कहेंगे कि स्टील मतलब स्टील लेस इलास्टिक है और रबर को इलास्टिक? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम डिफिनीशन, हम यहाँ पे इलास्टिसिटी का डिफिनीशन देखते हैं। इलास्टिसिटी का दो डिफिनीशन देखते हैं। पहले देखो इलास्टिसिटी क्या कहता है? इलास्टिसिटी कहता है टेंडेंसी टू अपोज इट्स shape and shape size, tendency to oppose its shape size by a body। ठीक, ये होता है इलास्टिसिटी का फर्स्ट डिफिनेशन। सेकंड डिफिनेशन हम देखें तो इट इज द टेंडेंसी टू रिगेन its original configuration after removal of deforming force। ठीक, तो अगर देखें इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब हमारी जो स्टील है, स्टील की स्ट्रिप है, उसको अगर हम बेंड करते हैं तो बेंड हो गया, मतलब क्या हुआ कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को नहीं रीगेन कर पाएगा। ठीक, तो ये हम क्या बोलेंगे, रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील? नहीं, इसका एक इसमें टर्म जुड़ना चाहिए, अप टू सम लिमिट मतलब ये क्या कहने का मतलब है, अगर देखिए एक स्टील की स्ट्रिप लेते हैं और उसको खींचते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं तो फट आगे पीछे करती है, तो मतलब क्या है, जो स्टील होती है वो अपनी ओरिजिनल शेप को बहुत फास्ट रिकवर करती है। लेकिन अगर मतलब क्या है कि अगर देखिए जो हमने यहाँ पे देखा था, हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है दो एटम, अगर इसको हम खींचे और इतना खींच दें कि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत इतना दूर हो जाए कि वो मतलब फिर से ये ब्रेक हो जाए, तो क्या अपनी शेप और साइज को रिगेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसका यहाँ पे ये मतलब है अप टू, यहाँ पे एक टर्म और ऐड करेंगे, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। तो अगर देखें स्टील जो है, अगर इसको मतलब इस पर थोड़ा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, कहाँ तक अप्लाई करते हैं, इसके इलास्टिक लिमिट तक अगर इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बहुत जल्दी अपने शेप साइज को रिकवर कर लेगा। और जो रबड़ है ये स्टील के कंपैरिजन में क्या होता है, स्टील के कंपैरिजन में कम इलास्टिक होता है। तो एक इलास्टिसिटी बताने के लिए एक टर्म यूज होता है, अभी वो आगे फर्दर डिस्कशन अगर करेंगे तो वो समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए बता दे रहे हैं जो इलास्टिसिटी होती है उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और जिस बॉडी की, जिस मटेरियल की इलास्टिसिटी ज़्यादा है वो क्या होगी, वो अपने शेप और साइज को जल्दी रिकवर करेगी, जल्दी रिगेन करेगी, और वो मतलब अपोज करेगी अपने उसको चेंज, अपने उसमें शेप और साइज में चेंज करने के लिए। ठीक, तो ओके, तो टुडे वी डिस्कस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमने सॉलिड की सिर्फ एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है आज, इलास्टिसिटी। ओके, तो इलास्टिसिटी इज वन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।